दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के पिछले साल पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही कर पाए आज के टेस्ट में, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अब चलिए दोस्तों हम समझते हैं आखिर न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम दोस्तों केंद्र स्तर पर कोई ऐसी संस्था की बात करें जो कानून बनाने का कार्य करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संसद कहेंगे, ठीक है ना। और अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो विधानमंडल उसे हम कहेंगे, ठीक है ना। ये सभी विधायिका के अंतर्गत आ जाता है। अब दोस्तों भारतीय संविधान के द्वारा भारत के न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन के जरिए यह शक्ति प्रदान किया गया है कि अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जो कि जनता के हितों में ना हो, संविधान के बिल्कुल जो है प्रतिकूल हो, संविधान के नियमों के, तो न्यायिक पुनरावलोकन के जरिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है उसकी जांच करेगा और अगर वो प्रतिकूल है तो उसे अवैध घोषित कर सकता है, उससे रद्द कर सकता है, ठीक है। इसीलिए तो भारत के जो न्यायालय है उसे दोस्तों क्या कहा गया है, संविधान का संरक्षक कहा गया है, अभिभावक कहा गया है, ठीक है ना। अब कार्यपालिका के अंतर्गत पुलिस प्रशासन आ जाता है, इसमें सीबीआई आ जाता है और भी बहुत सारी एजेंसी आ जाती है, ठीक है ना। तो कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध, ये सभी न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। और कुछ शक्ति भारत की जनता को भी प्रदान किया गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, जैसे संविधान का अनुच्छेद 32 जिससे भारत के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो है संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा अगर हमारे अन्य मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। इसमें अधिकार परीक्षा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, रीट, परमादेश, आदेश, ये सभी जो है मतलब शक्तियां होती है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 80, ठीक है ना, 3 के तहत। थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस विडो के तहत, ठीक है ना, किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति जो है ना किसी बिल को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दी गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों संपत्ति के जो अधिकार था ये एक मौलिक अधिकार था शुरुआत में, लेकिन संविधान के 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक ना। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, शुरुआत में हमारे कुल 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक ना। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था, तो 7वां हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार था, ठीक ना, जो कि वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन, इससे एग्जाम में दोस्तों काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर करके जाना। पढ़िए यहां पर देखिए 42वां संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए ये कितना मतलब इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण संशोधन होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण संशोधन, इस संशोधन में नागरिकों के लिए एक नए भाग 4A मतलब कि 4A के अंतर्गत आपको पता है दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया संविधान के भाग 4A में। ये अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक ना। उसके बाद 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन होता है जिसके अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कम से कम 100 अनुमोदक हो, ये सही नहीं है। बाकी ऊपर में जितने तीनों ऑप्शन में जो स्टेटमेंट लिखा है ये बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक ना। राष्ट्रपति बनने के लिए जो है ना मिनिमम जो आयु निर्धारित किया गया है ये 35 साल निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री के लिए 25 साल न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल, याद कर लीजिएगा। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ये भी मतलब कि जरूरी अर्हताएं हैं, ठीक ना। कम से कम 50 प्रस्तावक हो, ये भी जरूरी अर्हताएं हैं।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 में। निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों निचले सदन का विघटित ना होना। ये संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। निचले सदन का विघटन ना होना ये संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वरीयता क्रम ऊपर है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री का, ठीक है ना। वरीयता क्रम सबसे ऊपर है, क्योंकि देखिए राज्यपाल हो, किसी राज्य का गवर्नर हो, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, या भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, इसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि ही तो है, उसी के सारे पर तो काम करता है। तो जब प्रधानमंत्री ही नहीं चाहेगा तो इसकी नियुक्ति ही उसके अनुरूप होगा ही नहीं, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री के इशारे पर ही सब कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आप लोग रीड कर लीजिए इस ऑप्शन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है मानव विकास सूचकांक, ठीक ना। मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। इन तीनों आधार पर जो है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की गणना होती है, ठीक है ना। और देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि HDI इंडेक्स को किसने विकसित किया था, किसने बनाया था? तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक ने बनाया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गैबोरोन। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन भू आवेष्टित देश नहीं है? सबसे पहले आप भू आवेष्टित का मतलब क्या होता है ये समझिए। ऐसा देश जिसकी कोई समुद्री तट रेखा नहीं हो, मतलब इसका मतलब यह है कि ऐसा देश जिसकी सीमाएं किसी समुद्र से लगा ना हो, ठीक ना, उसे भू आवेष्टित देश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? निम्न में से कौन भू आवेष्टित नहीं है? ये पूछा गया। नामीबिया नहीं है, बाकी सभी देश है, ठीक ना। मतलब इन सभी देशों की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। और अगर आपसे पूछा जाए जैसे दोस्तों कि भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि भू आवेष्टित राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया। ये सभी राज्य जो है ये भू आवेष्टित राज्य है, क्योंकि इसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेवराय की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? सेवराय की पहाड़ियां दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? पाल घाट दर्रा दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच में स्थित है। देखिए दर्रा का मतलब क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में माउंटेन पास कहते हैं। मतलब पहाड़ों के बीच में एक ऐसा रास्ता होता है ना जिससे एक साइड से हम दूसरे साइड आसानी से जा सकते हैं, उसे हम माउंटेन पास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों पूर्णिया। बाकी सीतामढ़ी, अररिया और मधुबनी ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि किसी अन्य देश से लगा हुआ है ये राज्य, ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय का मतलब यही है यहाँ पर। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मैप से पूछा गया है, तो मैप के भी क्वेश्चंस आते हैं 2-3। चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए दोस्तों मतलब सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है ना, ये होती है दोस्तों लेटराइट मिट्टी, मृदा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात वाटरफॉल झरना किस राज्य में स्थित है? ये वाटरफॉल स्थित है दोस्तों झारखंड में। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों बिग बैंग थ्योरी से। देखिए ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हुई है, इसी सिद्धांत से हुई है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए, कौन सा इससे मैच कर रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। देखिए अनुग्रह नारायण सिंह दोस्तों बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी थे।
अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी थे और बिहार के पहले वित्त मंत्री भी थे, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह जो है ना, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इसे श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी ही थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है, और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। निम्न में से किसने यह घोषणा की? सुभाष चंद्र बोस जी ने, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहां किया गया था दोस्तों? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले क्या कहलाते थे? मौर्य प्रशासन में दोस्तों राजस्व मतलब कर इकट्ठा करने वाले जो थे, इनको क्या कहा जाता था? समाहर्ता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरदयाल बाबा हरिनाम सिंह टू डी लाट बाबा मोहन सोहन सिंह भकना और गुरुदत्त सिंह जुड़े थे, किससे जुड़े थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गदर आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी राघवचारी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? वी राघवचारी जी के द्वारा दोस्तों मद्रास महाजन सभा गठन का कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? मद्रास महाजन सभा संगठन स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी द्वारा पहली बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया गया? अहमदाबाद मिल आंदोलन में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? दोस्तों द ग्रीन पैम्पलेट जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शारदा अधिनियम में लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा रखी गई थी, कितने साल रखी गई थी? 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि के बारे में सत्य है? जो सही स्टेटमेंट है यही आपको ऑप्शन में से बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये ध्वनि के कार्य हैं, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये रोग होता है दोस्तों विटामिन B3 की कमी से, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? इस नियम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भार का मात्रक क्या होता है? दोस्तों भार का SI मात्रक होता है न्यूटन, ठीक ना। भार का, या आपसे पूछा जाए कि बल का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन ही होता है, ठीक ना। भार और दाब का भार और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, याद कर लीजिएगा। RNA और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? सही आंसर होगा दोस्तों साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन कौन करता है? सही आंसर होगा दोस्तों नाभिक से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, ठीक ना, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है या बढ़ता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों घटता है, ठीक ना। वैद्युत संयोजक बंधन बनता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों विपरीत आवेशित आयनों के बीच, ठीक ना। वैद्युत संयोजक बंधन बनता है विपरीत आवेशित आयनों के बीच। थैंक यू दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा।